2035 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि एक वर्चुअल दुनिया बनाई गई जिसका नाम था कनेक्ट। ये दुनिया बिल्कुल असली दुनिया जैसी लगती थी। यहाँ एआई कैरेक्टर्स बिल्कुल जिंदा जैसे बिहेव करते, द स्वॉर्ड फाइटिंग काफ़ी रियलिस्टिक थी और मैजिक भी था जो सिर्फ गेम के अंदर हाई एग्जिस्ट करता था। इन सब फीचर्स की वजह से 100 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर्स इस गेम में आ गए। कुछ ही समय बाद गेट के पास कई लोगों की लाशें पड़ी थी। एक आदमी दर्द से चिल्ला रहा था जब उस पर कई डैगर्स लगे और वो गिर गया। उसके ऊपर उसका गेम नाम चमक रहा था। बाकी लोग गस से डोइंग को देख रहे थे और यूज गाली दे रहे थे। अनमेन से एक ने चिल्लाकर कहा कि सब लोग मिलकर उस पर हमला करें क्योंकि वो अकेला है। उन्होंने उससे एम्पायर का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया और उस पर अटैक कर दिया। डोइंग बिना डरे अन सब को देख रहा था। सिस्टम ने उसकी रैंकिंग दिखाई। वो साइकोकाइनेटिक यूजर्स में 13th रैंक पर था। एक आदमी ने अपना बो निकला और चिल्लाया कि डोइंग को गिरा दो, लेकिन डोइंग ने सिर्फ 2 उंगलियां उठाए और एरो का डायरेक्शन बदल दिया जिससे आर्चर का सर कट गया। उनका लीडर तुरंत अपने नाइट्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। बहुत सारे एरोज डोइंग की तरफ आए लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और सारे एरोज हवा में हाई रोक दिए। नाइट्स शॉक में आ गए। फिर डोइंग ने उन एरोज को वापस उनकी तरफ भेजे दिया। लीडर ने सबको बैठने को कहा लेकिन ज़्यादातर लोग बच नहीं पाए। डोइंग ने अपने हाथ में एक डैगर घुमाया, उससे मजबूती से पकड़ा और लीडर की तरफ दौड़ा। एक हाई वार में उसने लीडर का गाला काट दिया। बाकी नाइट्स को देखते हुए वो सुन रहा था कि वो उसकी पावर के बारे में सवाल कर रहे थे, कैसे उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोकिनेसिस है। तभी एक नाइट रुक गया जब उसने देखा कि उनके ऊपर हवा में बहुत सारे वेपन्स तैर रहे हैं। डोइंग ने अपना हाथ नीचे किया और सब वेपन्स एक साथ उनकी तरफ शूट हो गए और सब नाइट्स को छेड़ दिया। सब खत्म होने के बाद डोइंग आगे बढ़ गया, पीछे खून का निशान छोड़ते हुए, और कैसल के अंदर चला गया। अंदर के गार्ड्स भी उसके सामने टिक नहीं पाए। हॉल को साफ करने के बाद वो रुककर आसपास देखने लगा। तभी पास से खंसी की आवाज़ आई। पोप सामने आया और बोला कि ये आखिरी पैल है। डोइंग की नज़र तुरंत उस पेंडेंट पर गई जो पोप पहने हुआ था, वही चीज़ जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे हाई डोइंग ने उससे लेने की कोशिश की, पोप ने उसका हाथ पकड़ लिया और सवाल किया, सिर्फ वॉरियर्स हाई क्यों आए? डोइंग ने दुनिया में इतना केओस क्यों फैले? शेरन को जले, लोगों को मारा और उन्हें गुलाम क्यों बनाया? डोइंग ने पेंडेंट छीन लिया और कहा कि इस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, बल्कि इस गिल्ड पर लगाओ जो एम्पायर के साथ मिली हुई थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई। डोइंग धीरे से बोला कि गिल्ड की रिइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं। वो सीडियन की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें बीच में एक स्लॉट बनी हुई थी। डोइंग ने धीरे से पेंडेंट उसमें डाला। तेज रोशनी चमकी और जैसे हाई बॉक्स ने पेंडेंट एक्सेप्ट किया, नीचे एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। वो नीचे उठान लगा, अपनी जमा की हुई जानकारी याद करते हुए। लेकिन उसकी सोच टैब रुक गई जब उसने देखा कि एक किताब और कुछ आइटम्स हवा में पर्पल लाइट के साथ तैर रहे हैं। उसने समझा कि ये कनेक्ट के सबसे पहले मिथिकल आइटम्स होंगे। उससे याद आया कैसे 5 साल पहले बड़े गिल्ड्स ने एम्पायर के साथ मिलकर पूरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। पिछले 6 महीनों से वो जो कुछ कर रहा था सब उसी पैल के लिए था। ए फ्लैट किसी एनपीसी की बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ए फ्लैट बड़े गिल्ड्स कनेक्ट पर राज कर रहे थे और वो अकेला प्लेयर था जो टॉप 100 में सोलो था। उसने तुरंत अनफ्लोटिंग आइटम्स को अपने इन्वेंटरी में रख लिया, सोक्ड हुए कि गिल्ड के लोगों के आने से पहले उन्हें ले लेना हाई बेहतर है। जब उन्हें पता चलेगा कि वो ट्रेजर तक पहले पहुंच गया, वो गस से पागल हो जाएंगे। जब वो वापस मुड़ने लगा, उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो टेबल पर रखी थी। वो एक गेम कार्ट्रिज जैसी लग रही थी। उसने उससे उठाया और सोचने लगा कि ये यहाँ क्यों है। अचानक उस कार्ट्रिज से एक अजीब सी पावर निकली जो उस पर दबाव डालने लगी। इतना प्रेशर था कि उसका झुकना पैट गया। उसने सोचा क्या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और। वो तुरंत लॉग आउट हो गया। वो अपने कमरे में जाग गया, लेकिन जाग से उठ बैठा जब उसने देखा कि उसके सीने के पास चाकू का घाव है। पास खड़े किसी ने उससे हिलन से माना किया। उसने मन ही मन गाली दी, समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। एक सूट पहने आदमी और उसके साथ कुछ लोग उससे पूछने लगे कि वो बार बार उठने की कोशिश क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा चुपचाप मर जाओ। टैब उससे समझ आया कि ये लोग रियल वर्ल्ड में हद पार कर चुके हैं। अनमेन से एक ने अपने प्रेसिडेंट को कॉल किया और बताया कि उन्होंने डोइंग को पकड़ लिया है। पूछा क्या उससे जिंदा लाएं? प्रेसिडेंट का जवाब आया। दूसरे आदमी ने पूछा क्या कहा? जवाब सिंपल था, डोइंग को मार दूं, प्रेसिडेंट को सिर्फ उसका सर चाहिए। वो लोग उससे पकड़कर कहने लगे कि उससे अपनी औकात में रहना चाहिए था। क्या वो सच में सोचता है कि एक गेम उससे खास बना देता है, या कोई उससे हिला नहीं सकता? थोड़ी सी फेम मिलने के बाद डोइंग ने उनसे गुहार लगाई कि उससे ना मारें, लेकिन एक आदमी ने उसका चेहरा ढक दिया और चाकू उठा लिया। उसने बार बार उस पर वार किया।
टैब डोइंग को समझ आया कि ये लोग एक गेम के लिए किसी को भी मार सकते हैं। उसने सोचा क्या उसकी जिंदगी का यही एंड है। तभी एक घबराई हुई आवाज़ बार बार उससे बुलाने लगी, सर उठ जाइए। वो तुरंत शॉक में उठ बैठा, अपने हाथ को देखने लगा, समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। उससे अपनी मौत याद थी, लेकिन उसकी सोच टैब टूट गई जब उसने पास किसी को जीतते हुए देखा। एक मेड घुटनों पर बैठी थी और पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। वो उससे राहुल कह रही थी। डोइंग को समझ नहीं आया ये राहुल कौन है। टैब उसने देखा कि असमेड के ऊपर एक फ्लोटिंग लेवल इंडिकेटर है, अन्ना लेवल 3। अन्ना ने पूछा क्या डॉक्टर बुलेन, क्योंकि उससे अचानक ठंडा पसीना आ रहा था। डोइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे लग रहा था जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा है जो मुमकिन है नहीं। टैब उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आई। उसमें लिखा था कि सोल सेटल हो चुकी है, कनेक्ट का क्लोज्ड बेटा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और यूजर इंटरफेस अवेलेबल है। करंट यूजर्स की संख्या थी सिर्फ 1। उसने हैरानी से पूछा क्या ये मजाक है। फिर तुरंत समझ गया कि वो कनेक्ट की दुनिया के अंदर आ चुका है। वो बालकनी पर गया और हवा और माहौल को महसूस किया। ये सब उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग था जो उसने पहले गेम में किया था। उससे याद आया कि कनेक्ट में पावर का बेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। नॉर्मल प्लेयर्स सिर्फ 30% तक पहुंचते, जबकि वो लगभग 90% तक गया था। इसी वजह से वो 10 साल तक टॉप पर रहा, जब तक बड़े गिल्ड्स नहीं आए। लेकिन अब उसके पास वो बॉडी नहीं थी जो उसने इतने सालों तक ट्रेन की थी। ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक था। फिर भी ये क्लोज्ड बेटा था और यूजर काउंट सिर्फ 1 था। शायद वो इस दुनिया का अकेला प्लेयर था। उसने अपना हाथ उठाया और देखा कि वो बेटा रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपना इन्वेंटरी खोल सकता है। उसने अपना पुराना डेटा यूज़ किया और सिस्टम ने बताया कि लॉक्ड इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हुई है और अपडेट हो रही है। कुछ हाई देर में उससे सब डिटेल्स मिल गई। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के नॉलेज और एबिलिटीज़ का यूज़ करके फिर से टॉप पर पहुंचेगा। उसने अपना अपडेटेड प्रोफाइल देखा। ए फ्लैट उसका नाम था, राहुल एस्टन फैमिली का सबसे छोटा बेटा जो रूबन किंगडम के 5th काउंट के अंडर आता था। एस्टन काउंटी वही जगह थी जो कनेक्ट में सबसे पहले गिरने वाली थी। उससे याद आया कि एस्टन फैमिली एक पावरफुल और पुरानी लिनिएज थी। काउंट और बड़ा बेटा अचानक मर गए और दूसरा बेटा गायब हो गया था। फिर सबसे छोटे बेटे के हाथ में पावर आते हाइकू हो गया था। असफरा टैफरी में फॉरबिडन जोन का बैरियर टूट गया था और मॉन्स्टर्स को रोकना इम्पॉसिबल हो गया था। ए फ्लैट डोइंग को समझ आया कि वो वही छोटा बेटा बन चुका है, राहुल एस्टन। उसने सामने खूबसूरत शहर को देखा और जानता था कि 3 साल में ये बर्बाद हो जाएगा। वो वापस कमरे में गया और डिसाइड किया कि इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देगा। इस जिंदगी में उसके पास ना बेन था ना क्रैश। ये उसका लास्ट चांस था। उसने अपनी मुट्ठी कास ली, अपनी पिछली जिंदगी की स्ट्रगल्स याद करते हुए। ये मौका खोना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द होगा। उसकी नज़र मेज पर राखी तलवार पर जा टिकी। उससे पता था कि काउंटी को बर्बादी से बचने का सिर्फ एक हाई तरीका है, उससे खुद को और मजबूत बनाना होगा। उससे ये भी मालूम था कि 1 महीने बाद एस्टन काउंटी की परंपरागत कमिंग ऑफ एज सेरेमनी शुरू होने वाली है। अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया तो उससे किंगडम एकेडमी में दाखिला मिल सकता था, जहां वो अपनी ताकत और बढ़ा सकता था। लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो कुछ हाई वार करने के बाद वो अचानक गिर पड़ा। उससे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी वो इतना थक क्यों गया। तभी उसने अपना लेवल देखा, सिर्फ 5। वो एक मेड से भी 2 लेवल नीचे था और टूर्नामेंट नज़दीक आ रहा था। उससे तुरंत ट्रेनिंग शुरू करनी थी। 1 महीना बीत गया और सेरेमनी का दिन आ गया। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखकर वो हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा और समझ गया कि हर एक व्यक्ति उसका संभावित प्रतिद्वंदी है। उससे अपने कोच की बात याद आई, सिर्फ 10 मिनट हाई हुए लेकिन उससे लग रहा था जैसे वो पूरी तरह थक चुका हो। उससे लगा कि ये थकान उस दर्द की वजह से है जो उसने पूरे महीने सहा था ताकि क्वालिफायर्स क्लियर कर सके। उसने अपने दिमाग में सिस्टम चेक किया। पिछली बार जब उसने देखा था उसका लेवल 13 था। ए फ्लैट उससे महसूस हुआ कि उसकी स्टैमिना आखिरकार टिया है। उसने मैच के लिए पहले से हाई स्ट्रैटेजी बना ली थी और उससे भरोसा था कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के उससे पीछे से हमला महसूस हुआ। वो तुरंत हटा और वार जमीन पर जा लगा। उस पीछे एक मुट्ठी रुकी हुई थी और हमला करने वाला आदमी माफी मांगने लगा, कहने लगा कि उसका हाथ फिसल गया था। उसने उससे रिफाइंड नोबल कहकर बुलाया और पूछा कि क्या वो टूर्नामेंट के लिए आया है। राहुल ने उससे पहचान लिया, वो दियोन था। उस पीछे खड़े लोग उसके कजिन्स थे। दियोन ने मजाक उड़ाया कि उससे लगा था राहुल अपने कमरे में रो रहा होगा। राहुल चुप रहा। उससे याद आया कि दियोन उसका कज़न है और पहले वो तलवारबाजी के अभ्यास में उससे बहुत परेशान करता था। इंस्ट्रक्टर और काउंट ने इस सख्ती को मंजूरी दी थी क्योंकि उनका नियम था, ट्रेनिंग असली लड़ाई की तरह करो। इसी का फायदा उठाकर दियोन हमेशा कमजोर लोगों को सट्टा था।
उसने राहुल को चेतावनी दी कि वो अभी भी मौका रहते टूर्नामेंट छोड़ दे, वरना इस बार सिर्फ एक हड्डी नहीं बल्कि उसकी सारी हड्डियां तोड़ देगा। फिर उसने अपने कजन्स को रास्ते से हटने को कहा और मजाक उड़ाते हुए चला गया। राहुल ने मन तय किया कि फाइनल में वो उससे हारेगा। बाद में एस्टन कैसल में बटलर दिन की रिपोर्ट लेकर आया। काउंट मेल्विन एस्टन ने रिपोर्ट मांगी और पूछा कि कोई खास प्रतिभागी है या नहीं। बटलर जवाब देता उससे पहले मेल्विन की नज़र लिस्ट पर पड़ी और उसने तुरंत पूछा, राहुल कहाँ है? बटलर ने बताया कि वो खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चला गया है, शायद क्वालिफायर्स के बाद थक गया होगा। मेल्विन ने बटलर को जाने दिया और उसके जाते जोर से हंसा। उसने कहा, वो सच में मेरा बेटा है। मेल्विन ने कभी उससे तलवारबाजी के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि वो अपने भाइयों से कमज़ोर था। लेकिन 1 महीने पहले उसने खुद से ट्रेनिंग शुरू की थी। शुरुआत में वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेल्विन जानता था कि उससे ट्रेनिंग में टैंक किया जाता था, लेकिन उसने कभी दखल नहीं दिया क्योंकि इससे राहुल और कमज़ोर दिखता। वो चाहता था कि राहुल खुद अपने दम पर उठे, और अब उसकी प्रगति उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। फाइनल का दिन आया। दर्शक चिल्ला रहे थे कि लड़ाई को और रोमांचक बनाओ। उसका प्रतिद्वंदी गस्मी था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये कमज़ोर लड़का क्यों हार नहीं मान रहा। राहुल सांस लेने के लिए जूझ रहा था, लेकिन हर वार को रोक रहा था। वो सिर्फ बैठने पर ध्यान दे रहा था। दूसरी तरफ उसका दुश्मन हर चूक के साथ और चिढ़ रहा था। गस्मी आकर उसने जोरदार हमला किया और चिल्लाया, गिर जाओ। राहुल पीछे हटा और दूरी बना ली। दर्शक हैरान रह गए। एडमंड डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और राहुल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि टूर्नामेंट के बाद वो उसके अपमान का हिसाब करेगा। जब राहुल वापस कैसल आया, अन्ना ने उससे आराम करने को कहा। जैसे दरवाजा बैंड हुआ, वो खुशी से चिल्ला पड़ा, वो जीत गया था। उसने तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोला। उसकी एस्टन सॉर्ड्समैनशिप मास्टरी बढ़कर बिगिनर लेवल 9 हो गई थी। वो खुश था कि उसकी स्ट्रैटेजी काम आई। उसने समझ लिया था कि मजबूत दुश्मन के खिलाफ ज़्यादा देर टिकने से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। हार्डकोर मोड में रिवाइव ऑप्शन बैंड होने की वजह से उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिला। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ए फ्लैट उसका लेवल 19 था। उसके पास सॉर्ड्समैनशिप और साइकोकिनेसिस दोनों क्लास थी। उसकी पहचान थी एस्टन काउंटी का सबसे छोटा बेटा। उसके स्टैट्स थे स्ट्रेंथ 22, एजिलिटी 25, स्टैमिना 19, इंटेलिजेंस 15, विल पावर 34, माना 29, स्पिरिचुअल पावर 35, सेंसर्स 30। उसके पास कुछ खास ट्रेट्स भी जैसे साइकोकाइनेटिक माइस्टर एस जोर, रॉयल लिनिएज और कुछ अभी भी लॉक थे। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अब उसके पास 5 यूनिक ट्रेट्स थे। साइकोकिनेटिक माइस्टर डोइंग से आया था और रॉयल लिनिएज राहुल से मिला था। उसने अंदाज़ा लगाया कि बाकी ट्रेड्स उस वक्त अनलॉक होंगे जब वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसने डिसाइड किया कि वो टूर्नामेंट के बचे हुए राउंड्स में इन्हें टेस्ट करेगा। जब टूर्नामेंट फिर से शुरू हुआ, उसने हर मैच क्लीन विक्ट्री के साथ जीता। लोग हैरान रह गए कि एस्टन का सबसे छोटा बेटा सीधा ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ लक है या कोई छुपा हुआ ट्रिक, क्योंकि शुरू के लोगों को प्लेयर एबिलिटीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कैसल वापस आकर उसने सोचा कि वो अपनी साइकोकिनेसिस को छुपा कर रखेगा जब तक दूसरे प्लेयर्स दुनिया में सामने ना आ जाएं। उससे लग रहा था कि एक्टिंग करके वो इसे आसानी से हाइड कर सकता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से आवाज़ आई, मैं इवान हूँ। राहुल ने उससे अंदर आने दिया। इवान ने पूछा कि क्या वो ठीक है और कहीं यूज चोट तो नहीं लगी। राहुल ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अगर कुछ होता भी तो प्रीस्ट और हीलर अवेलेबल थे। इवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अपनी गार्ड कभी नीचे मत करना, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। राहुल समझ गया कि इवान सच में उसकी चिंता करता है, लेकिन उससे अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी की आदत नहीं थी। टॉपिक चेंज करते हुए राहुल ने इवान से वो काम पूछा जो उसने पहले दिया था। इवान ने एक डॉक्यूमेंट उससे दे दिया और बोला कि काम पूरा हो चुका है। फिर वो थोड़ा रुककर बोला कि क्या राहुल अपने फाइल को लेकर शो है। राहुल ने उससे बीच में हाई रोक दिया और बोला, टेंशन मत लो, वो जीतेगा। इवान ने झुककर कहा कि उससे राहुल पर भरोसा है और वो वहां से चला गया। जाते हुए इवान ने सोचा कि राहुल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मेल्विन के जवानी के दिनों जैसा है। लेकिन उससे ये भी पता था कि राहुल का फाइनल ओपोनेंट दियोन है, जो अपने ओपोनेंट्स को बुरी तरह इंजर करने के लिए मशहूर था। राहुल ने अपने हाथ में रखा डॉक्यूमेंट देखा। ये एस्टन काउंटी के बैटिंग सिस्टम से जुदा था, जो टूर्नामेंट पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करता था। उसने यूज टेबल पर रख दिया और सोचा कि अब फैमिली में अपनी जगह पक्की करने के लिए बस एक काम बाकी है, दियोन को हराना। अरेना में होस्ट की आवाज़ गूंज उठी। फाइनल राउंड शुरू होने वाला था। राहुल स्टेज पर आया और उसके सामने दियोन खड़ा था। आधे लोग राहुल के लिए चीयर कर रहे थे और आधे उससे पिटने के लिए रेडी होने को कह रहे थे।
डियोन ने उससे कमज़ोर कहा और बोला कि उससे समझ नहीं आता कि राहुल यहाँ तक कैसे पहुँच गया। उसने धमकी दी कि राहुल को इस स्टेज पर खड़े होने का पछतावा होगा। उसने कहा कि लोग जल्दी हाई देख लेंगे कि राहुल कितना बेकार है, और जब वो बिना हाथ पैर के रेंगता हुआ दिखेगा तो सबको मज़ा आएगा। राहुल ने बस जमाई ली और पूछा, बोलना खत्म हो गया। डियोन गस्मी आया और उसने अपनी मुट्ठी कास ली। उसके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग वायलेट ऑरा निकला जो डेंस माना था। लोगों को डाउट होने लगा कि राहुल इसका सामना कर पाएगा या नहीं, लेकिन राहुल ने तुरंत उसके स्टैट्स चेक किए और सच समझ गया। डियोन का लेवल 42 था। वो एक एक्सपर्ट नाइट था जो स्वॉर्ड्समैनशिप में स्पेशलाइज करता था। उसका अफिलिएशन एस्टन काउंटी था और उसके टाइटल्स में एस्टन काउंटी स्टार और स्वॉर्ड जीनियस शामिल थे। उसके स्टैट्स थे स्ट्रेंथ 52, एजिलिटी 41, स्टैमिना 43, इंटेलिजेंस 18, विल पावर 14, माना 32, सेंसर्स 21। राहुल के लिए डियोन का टैलेंट सिर्फ एवरेज था। वो दिखता पावरफुल था, लेकिन राहुल जानता था कि यहीं तक उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैच शुरू हुआ। डियोन चिल्लाया कि वो राहुल को मार देगा। राहुल तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और एक पालमी उसके ऊपर पहुंच गया। डियोन हैरान रह गया। राहुल ने तलवार से अटैक किया, लेकिन डियोन ने ब्लॉक कर लिया। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर राहुल ने जोर लगाया और डियोन पीछे हट गया। डियोन ने गस्मी कहा कि राहुल शो ऑफ कर रहा है, लेकिन राहुल चुप रहा। उससे लग रहा था कि डियोन की फ्लेक्सिबिलिटी उसकी उम्मीद से काफ़ी कम है। दोनों ने लगातार अटैक्स एक्सचेंज किए, लेकिन राहुल समझ गया कि डियोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो दिख रहा था। डियोन ने गस्मी तलवार चलाई, लेकिन राहुल ने आसानी से बच लिया। डियोन ने पूछा कि राहुल वापस अटैक क्यों नहीं कर रहा। राहुल ने एक और अटैक ब्लॉक किया और महसूस किया कि वो डियोन के हर मूव को क्लियरली पढ़ पा रहा है। उसने अचानक उसके पैर के नीचे स्वीप मारा और डियोन मुंह के बाल गिर गया। राहुल ने सोचा कि बिना असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के स्वॉर्ड टेक्निक्स सिर्फ एक शैलो स्किल होती हैं। डियोन उठकर गस्मी पूछा कि क्या राहुल ने यूज गिराया। फिर उसने दोबारा अपना ऑरा रिलीज किया और धमकी दी। राहुल साइड में हटा और सोचा कि क्या डियोन सिर्फ माना को स्वॉर्ड में भरना हाई जानता है। क्राउड टैब शॉक हो गया जब राहुल ने आसानी से डियोन की तलवार उसके हाथ से गिरा दी। राहुल ने अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट की और ब्लू और ब्लैक ऑरा रिलीज किया। उसने कहा, ये फाइट बोरिंग है, और बोला कि डियोन कुछ भी नहीं है। ये सुनते हाई डियोन गस्मी उसकी तरफ दौड़ा। राहुल साइड में हटा और उससे फिर गिरा दिया। उसने कहा कि डियोन को गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता और वो बार बार सेम ट्रिक में फंस रहा है। डियोन जमीन पर लौट रहा था। राहुल ने शांत आवाज में कहा कि खुद को देखो, तुम एस्टन काउंटी के लिए शर्म की बात हो। डियोन फिर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन राहुल ने उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारा। डियोन धीरे धीरे गिरकर बेहोश हो गया। पूरा क्राउड शॉक में था कि राहुल ने उससे इतनी आसानी से हरा दिया। राहुल ने रेफरी से कहा कि उसका ओपोनेंट गिर चुका है, क्या मैच खत्म हुआ। रेफरी ने पूरे अरेना में अनाउंस किया, एस्टन काउंटी के कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट का विनर है राहुल एस्टन। क्राउड चीयर करने लगा, उसका नाम लेने लगा। राहुल हल्का सा लड़खड़े। वो खुश था कि वो जीत गया, लेकिन उसकी स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लोग घबरा गए और तुरंत हीलर को बुलाया। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। सिस्टम विंडो ने दिखाया कि कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। उस रिवॉर्ड्स में एक्सपीरियंस पॉइंट्स 300 कॉइन्स और एक रैंडम स्किल बुक ग्रेड डी या उससे नीचे शामिल थी। बोनस रिवॉर्ड्स में एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस 5 ग्रेड डी स्टैट पॉइंट्स और एक और रैंडम स्किल बुक मिली। जब हीलर्स उसका इलाज कर रहे थे, उसने सिर्फ एक बात सोची, अब वो किंगडम एकेडमी जा सकता है। इवान ने मेलविन से कहा कि वो यंग मास्टर पर कितना गर्व महसूस करता है और ये कितना हैरान करने वाला है कि राहुल सिर्फ एक महीने में इतना इम्प्रूव हो गया। लेकिन मेलविन चुप रहा। उसने मैच के दौरान देखा था कि राहुल ने डियोन के साथ खेल जैसा बातव किया, और अगर राहुल सिर्फ एक महीने में इतना स्ट्रांग हो गया तो वो एक प्रोडिजी से कम नहीं था। तभी राहुल ने मेलविन को देख लिया। उसने अपने पिता को बुलाया और हाथ हिले, जैसे वो समझ रहा हो कि मेलविन पूरा मैच देख रहा था। शायद अब मेलविन समझ गया होगा कि राहुल एकेडमी जाने के लायक है, लेकिन मेलविन ने कुछ नहीं कहा। बाद में कैसल में मेलविन ने सीधा कह दिया वो उससे जाने नहीं दे सकता। राहुल हैरान रह गया। उसने पूछा क्यों। उसने कहा कि उससे लगा था सेमीफाइनल तक पहुंचने का मतलब है कि वो एकेडमी जा सकता है। मेलविन ने जवाब दिया कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और जो उसने देखा है उसके हिसाब से राहुल को अभी थोड़ा और उसके पास रहना चाहिए। उसने ये भी कहा कि राहुल फाइट के बाद गिर गया था, इसलिए यूज अभी यहीं रहना चाहिए। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, तलवारबाजी एक जिंदगी भर का सफ़र है, और क्या मेलविन ने हमेशा ये बात नहीं सिखाई, एकेडमी जाना भी उससे सीखने का हिस्सा है। ए फ्लैट आप मुझे रोक नहीं सकते, राहुल ने कहा।
मेलविन रुक गया, फिर धीरे से मुस्कुरे। उसने समझ लिया कि राहुल कितना बदल चुका है। वो खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम्हें सच में जाना है तो पहले मुझे पार करना होगा। उसने एक ज़बरदस्त ऑरा रिलीज किया और तलवार उसकी तरफ पॉइंट की। मैं बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं। बैठो, अब तुम क्या करोगे? 1 महीना बीत गया। राहुल अब एक कैरेज में सफ़र कर रहा था, पीछे नाइट्स चल रहे थे। उसने चैन की सांस ली, आखिरकार वो निकल चुका था। उससे याद आया जब उसके पिता ने उससे रोकने की कोशिश की थी। उसने मेलविन से कहा था कि फैसला उसका खुद का है। वो सीधा मेलविन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन मेलविन ने आसानी से उसका अटैक रोक दिया। बस इतना है? मेलविन ने पूछा। फिर उसने और भी पावरफुल ऑरा रिलीज की और बोला कि वो उससे असली स्वॉर्ड टेक्निक दिखाएगा। उसके बाद राहुल बेहोश हो गया। मेलविन ने कहा था कि वो सिर्फ एक झलक थी, लेकिन राहुल जानता था वो उसकी पूरी ताकत थी। राहुल को ओरिजिनल टाइमलाइन याद आए। काउंट मेलविन, जो काउंटी का 5वां और बहुत पावरफुल लॉर्ड था, कनेक्ट शुरू होते ही मर गया था और उसके बाद पूरी काउंटी गिर गई थी। अगर उससे ये सब रोकना है तो मेलविन का जिंदा रहना जरूरी है और राहुल को अपने पिता की एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचना होगा। मेलविन ने यूज जाने दिया था, इसलिए राहुल ने कसम खाई वो और स्ट्रांग बनेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। इस बार वो कुछ भी नहीं खोएगा। कैसल में खड़े मेलविन ने दूर जाती हुई कैरेज को देखा और धीरे से राहुल का नाम लिया। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड का पल याद किया। उसने राहुल से पूछा था कि वो कितनी बार कोशिश करेगा और यूज गिव अप करने को कहा था, लेकिन राहुल ने जवाब दिया था, मैं कभी नहीं रुकूंगा। मेलविन मुस्कुरे, तुम्हारी जिद एस्टन फैमिली के नाम के लायक है। राहुल ने तलवार उठाई और फिर से अटैक किया। मेलविन ब्लॉक करने जा रहा था, तब उससे महसूस हुआ कि राहुल ने बीच में हाई अपना एंगल बदल दिया। तलवार उसके चेहरे को हल्का सा छू गई। राहुल को गुस्सा आया। साइकोकिनेसिस होने के बाद भी वो सिर्फ एक छोटा सा घाव हाई दबा पाया। लेकिन मेलविन ने कहा, अब समय आ गया है मान लेने का कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम अब एक सच्चे सॉर्ड्समैन हो। जाओ, दुनिया देखो, उसने कहा। कुछ वक्त बाद वो लोग एक जंगल में रुक गए। राहुल ने फिलिप से पूछा कि डेस्टिनेशन कितनी दूर है। फिलिप 42 साल का, लेवल 92 का हाई नाइट था। वो एस्टन काउंटी के गोल्डन बेयर ऑर्डर से था और उसका टाइटल था स्वॉर्ड ब्रेकर। उसका पोटेंशियल ग्रेड एस था और स्टैट्स बहुत हाई थे। फिलिप ने जवाब दिया, अगर इसी स्पीड से चले तो 5 दिन में पहुंच जाएंगे। उसने पूछा, क्या स्पीड बदनी है? राहुल ने माना कर दिया। उसने कहा कि सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है, इसलिए स्पीड सेम रखेंगे। फिलिप ने फैसला मान लिया। राहुल ने अपने ग्रुप को देखा। टोटल 50 लॉग द 3 रेगुलर नाइट्स, फिलिप सैमट 6 ट्रेन नाइट्स, 15 ट्रेनीज और 20 कैवलरी। सबका पोटेंशियल ग्रेड बी या उससे ऊपर था। ये टीम स्ट्रांग थी, लेकिन अगर काउंटी को बचाना है तो सबको और स्ट्रांग बनना होगा। तभी जेक नाम का एक आदमी आया और बोला कि कैरेज रेडी है। राहुल ने उसकी तारीफ की। जेक ने पूछा, क्या सच में 1 महीने के सफ़र के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है? फिलिप ने उससे चुप कराया और कहा, यंग मास्टर के ऑर्डर्स पर सवाल मत उठाओ, तुम्हें बाद में समझ आएगा। जेक और कंफ्यूज हो गया, लेकिन राहुल सब जानता था। वो उन्हें ले जा रहा था फ्री सिटी मिरर। ये वही जगह थी जहां प्लेयर्स ट्यूटोरियल के बाद सबसे पहले जाते थे। ये क्वेस्ट्स, हिडन आइटम्स और सेफ जोन से भरी हुई थी, जहां माना रेस्ट्रिक्शंस नए प्लेयर्स को अनफेयर डेथ से बचाती थी। सबसे खास बात, यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से प्लेयर्स इस जगह के दीवाने थे। और पास हाई था गॉड्स डोमेन, एक डेंजरस एरिया जहां मॉन्स्टर्स थी और जहां ग्राइंडिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। यही असली रीजन था राहुल सबको सीधा ग्राइंडिंग जोन में ले जा रहा था, ताकि सबका लेवल जल्दी से बढ़ सके। प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तभी एक सिस्टम विंडो फ्लैश हुई। एक नया अपडेट अनाउंस हुआ। कनेक्ट कम्युनिटी अनलॉक हो चुका है। एक नई गिल्ड कैटेगरी भी आ गई थी। नए सिस्टम अपडेट के साथ क्वेस्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन एडवेंचर और स्किल कलेक्टर जैसे फीचर्स ऐड हो गए। ये सब देखकर राहुल थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि जैसे हाई वो मीरा में एंटर हुआ, क्वेस्ट तुरंत एक्टिवेट हो गया। उससे लगा था कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले कोई नया फीचर ओपन नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा था कि सिस्टम अपनी कंडीशंस के हिसाब से नए फीचर्स खोलता रहेगा। तभी कैरेज के दरवाजे पर नॉक हुआ। जेक ने बताया कि मैं उससे मिलने के लिए रेडी है। राहुल ने बिना सोचे तुरंत कहा, ऑफ कोर्स, मैं मिलने जाऊंगा। दूसरी तरफ मीरा के मैं कैसल में फ्री सिटी के मेयर रिनोनाल्डो ने पूछा, कौन आया है? बटलर ने बताया कि एस्टन काउंटी का सबसे छोटा बेटा राहुल एस्टन 50 लोगों के साथ आया है। रिनोनाल्डो ने हैरानी से पूछा, वही तीसरा बेटा जो वीक माना जाता है? फिर हंसकर बोला, यहाँ क्यों आया है? शायद थोड़ी फ्रेश एयर लेने। लेकिन उसने बटलर को ऑर्डर दिया, अंदर भेजो। उससे पता था कि राहुल का फैमिली मॉन्स्टर मटेरियल से बहुत पैसा कमाता है और वो उसमें से थोड़ा हिस्सा निकलना चाहता था। कुछ देर बाद राहुल अंदर आया और बड़े शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से ग्रीट किया।
रोनाल्डो ने भी उसका वार्मली वेलकम किया। राहुल ने हाथ मिले और बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्लियर थी, रोनाल्डो की स्माइल फेक थी। मैंने पूछा, तुम मीरा क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, मैंने सुना है ये ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जगह है। रोनाल्डो तुरंत अग्री कर गया और बोला, बिल्कुल सही सुना तुमने। लेकिन राहुल ने आगे कहा, मैं नॉर्मल ट्रेनिंग एरिया की बात नहीं कर रहा, मुझे कर्स्ड फॉरेस्ट में एंट्री चाहिए। ये सुनकर रोनाल्डो शॉक हो गया। उसने माना किया, वहां बहुत खतरा है, खासकर तुम जैसे मतलब यंग लोगों के लिए। राहुल ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता था आप ऐसा हाई बोलेंगे, शायद मुझे वो 500,000 गोल्ड नदी में फेंक देना चाहिए जो मैं आपको देने वाला था। इतना बड़ा गोल्ड देखकर रोनाल्डो की आंखें खुल गई। उसने तुरंत गोल्ड का बैग ले लिया और बोला, मैं तू मजाक कर रहा था, तुम और तुम्हारे नाइट्स के लिए टू कर्स्ड फॉरेस्ट ईजी होगा। उसने तुरंत परमिशन दे दी। राहुल मुस्कुरे, मुझे पता था आप जैसे जेनरस में माना नहीं करेंगे। ए फ्लैट उसका नेक्स्ट प्लान क्लियर था, नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग करना और जितने हो सके रिवॉर्ड्स लेना ताकि वो कनेक्ट मी सबसे आगे निकल सके। रात होने लगी थी। राहुल जेक और फिलिप के साथ मीरा की सिटकॉम पर चल रहा था। वो सोच रहा था कि मीरा असल में प्लेयर्स के लिए एक हब सिटी थी, लेकिन अभी तक कोई प्लेयर यहाँ नहीं था क्योंकि गेम अभी क्लोज्ड बेटा में था। इस वजह से सिटी स्ट्रगल कर रही थी। बहुत सारे इन्स, बड़े शॉप्स, गिल्ड हॉल्स सब बने हुए थे, लेकिन लोग कम थे। लैंड प्राइसेस गिर चुकी थी क्योंकि सब कुछ अनयूज्ड पड़ा था। लेकिन राहुल का असली टारगेट यही था, रियल एस्टेट। अगर वो अभी सस्ती जमीन खरीद लेता तो फ्यूचर में वही जगह लग्जरी हाउसेस, गिल्ड बेसेस और अपार्टमेंट्स बन जाएगी और हर जमीन की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी। उससे याद था कि जब वॉर शुरू हुई थी, मीरा सबसे सेफ जगह बन गई थी। लोग सिर्फ लैंड रेंट करके अमीर बन गए थे, लेकिन राहुल के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं था। आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर्ड बनना था। अपनी पिछली जिंदगी में वो पेजन के मामले में डूसॉन के सामने कमज़ा था। इस बार वो गलती रिपीट नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जेक पेसीना बहाते हुए बोला, क्या मुझे सच में यहाँ साइन करना है? राहुल ने थोड़ा गस में कहा, सब साइन कर चुके हैं, तुम भी करो। जेक डरा हुआ बोला, मेरी माँ हमेशा कहती थी बिना सोचे समझे पेपर साइन मत करो। आखिर में सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए और लेडी ने अनाउंस किया, टोटल 51 लोग ऑफिशियली गिल्ड ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल को एक पल के लिए एहसास हुआ, उसने दुनिया का पहला गिल्ड बना दिया है, एक ऐसी दुनिया में जहां अभी कोई प्लेयर हाई नहीं है। सिस्टम अब उन सबको गिल्ड मेंबर्स की तरह सपोर्ट करेगा। वो अपने लोगों को देखकर हल्का सा स्माइल किया, जबकि सब कंफ्यूज्ड थे। और साइड में खड़ा जेक बस ये सोच रहा था, मेरी माँ मुझे मार देगी। बाद में राहुल बैटल एसोसिएशन के मीरा ब्रांच में गया। ए फ्लैट मेरी बारी है, उसने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? राहुल ने कहा, मुझे स्किल बुक्स देखनी है। सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है? स्किल बुक्स ऐसे आइटम्स होते हैं जिससे पढ़कर कोई भी स्किल सीख सकता है। उनकी रैंक एफ से लेकर एस तक होती है। लेडी ने बताया, यहाँ सी रैंक तक की बुक्स हैं, उससे ऊपर सिर्फ वीआईपीएस के लिए होती हैं। राहुल ने पूछा, वीआईपी कैसे बैन सकते हैं? उसने जवाब दिया, या 2 क्वेस्ट्स करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमो या फिर बड़ा अमाउंट स्पेंड करो। राहुल ने पूछा, कितना? लेडी ने कहा, 10,000 गोल्ड। राहुल ने सीधा गोल्ड का बैग काउंटर पर रख दिया। ज़्यादा नहीं है, पहले सी रैंक बुक्स दिखाओ। लेडी खुश हो गई और पूछा, स्वॉर्ड, बो, मैजिक या शील्ड? राहुल हल्का सा मुस्कुरे, सब दिखाओ। कुछ देर बाद जेक फिर कंप्लेन करने लगा, ये सब उठाना बहुत हैवी है, क्या हमें सच में इतनी सारी बुक्स चाहिए? राहुल ने शांत तरीके से कहा, अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बुक्स फ्यूचर में हमें सबसे आगे ले जाएंगी। जेक ने माना कि बुक्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन पूछा, क्या बिगिनर्स सिर्फ बुक्स पर डिपेंड कर सकते हैं? फिलिप ने भी कहा, हम इस गोल्ड से पावर आर्मर भी ले सकते थे। लेकिन राहुल ने दोनों को रोका, थोड़ा पेशेंस रखो, कल तुम्हें सब समझ आ जाएगा। असरात राहुल अपने रूम में लौटकर अन किताबों के पहाड़ को देख रहा था। उससे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद उसने ज़्यादा कर दिया। उससे पता था कि प्लेयर्स एक लिमिट तक हाई स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं सीखते। टैब उससे याद आया कि जब वो पहली बार राहुल के बॉडी में आया था, उसके इन्वेंटरी में 2 अननोन आइटम्स थे। टैब वो उन्हें यूज़ नहीं कर पाया था, लेकिन ऐप क्वेस्ट मिलने के बाद वो फाइनली उन्हें एक्टिवेट कर सकता था। उसने इन्वेंटरी खोला, एक आइटम था, सील्ड स्किल डेक। सिस्टम चेक करने पर उससे पता चला कि स्किल कलेक्टर क्वेस्ट का ग्रेड अननोन है। इसका ऑब्जेक्टिव था कम से कम 10 स्किल बुक्स कलेक्ट करके उन्हें स्किल डेक में रजिस्टर करना। मैं रिवॉर्ड था स्किल डेक्स को एक्टिवेट करना। बोनस रिवॉर्ड्स में नए ट्रेड्स और स्किल्स मिलते। राहुल ने तुरंत कुछ बुक्स उठाए और ट्राई किया। जैसे हाई उसने स्किल डेक खोला और बुक पकड़ी, एक रजिस्टर प्रॉम्प्ट सामने आ गया। बुक खुद हिलने लगी। राहुल हैरान रह गया, एक गहरी पर्पल रोशनी निकली और बुक के अंदर चली गई।
डेक से शब्द जैसी एनर्जी निकलने लगी। राहुल ने डर कर बुक छोड़ दी। प्रोसेस के बाद उसने देखा कि बुक की माना एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उससे समझ आ गया कि अगर वो एक एक करके करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तभी अचानक सब बुक्स हवा में उड़ गई। पर्पल लाइट फिर से निकली और हर बुक में एक साथ चली गई। कुछ हाई पाल में सब बुक्स नीचे गिर गई। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। राहुल ने डेक खोला और पेजेस देखे। उससे यकीन नहीं हो रहा था। सिस्टम ने कंफर्म किया कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके स्किल डेक्स जो रेयर ग्रेड के द ऐप एक्टिवेट हो चुके थे। बोनस रिवॉर्ड्स में उससे मिला स्किल कलेक्टर रैंक एक्स, कॉपीकैट स्किल रैंक एस। उसने पहले स्किल कलेक्टर देखा, ये बस स्किल डेक्स को एक्टिवेट करता था। फिर उसने कॉपीकैट स्किल चेक की। ये स्किल अलाउ करती थी कि वो किसी ओपोनेंट को ऑब्जर्व करके उसकी स्किल चुरा सके और सीधा अपने डेक में ऐड कर ले। जैसे जैसे मास्टरी बढ़ेगी वो और पावरफुल स्किल्स ले सकता था। राहुल ने तुरंत समझ लिया कि ये एबिलिटी बहुत हाई पावरफुल है। सिस्टम ने स्किल डेक्स के डिटेल्स भी दिखाए। ये एक रेयर ग्रेड आइटम था जिसमें 2 प्रॉपर्टीज थी अपग्रेडेबल। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये एक मिथिकल स्किल डेक का रेप्लिका था जिसमें पुराने टेक्निक्स स्टोर होते थे। हर बार डायमेंशन चेंज होने पर इसका डेटा रीसेट हो जाता था और असली पावर तभी अनलॉक होती जब स्पेशल कंडीशंस मीट होती। अभी के लिए डेक में 525 स्किल्स स्टोर थे। राहुल ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही आइटम है जो उससे अपनी पिछली जिंदगी में मिला था। उसकी कुछ पुरानी पावर्स जैसे साइकोकिनेसिस और कुछ आइटम्स उसके साथ यहाँ आए थे, लेकिन उसकी सारी स्किल्स रीसेट हो चुकी थी और ये डेक भी सिर्फ एक कॉपी था। उसने अपनी इन्वेंटरी में देखा, अभी भी 3 अननोन एक्सट्रेट्स और एक सील्ड आइटम बचा हुआ था। उससे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका पावर कितना ज़्यादा हो सकता है। अगली सुबह नाइट्स पैनिक में थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये स्टेटस स्क्रीन क्या है, गिल्ड चैट क्या होता है, हमें प्रीस्ट बुलाना चाहिए। इस सब के बीच बर्नर्ड उसके पास आया। राहुल ने पूरी रात नहीं सोया था। वो स्किल डेक्स के पेजेस पढ़ता रहा। उसने बर्नर्ड से पूछा, क्या तुमने सबको समझा दिया? बर्नर्ड ने कहा, हाँ। राहुल ने पूछा, क्या तुमने स्किल बुक ट्राई की? बर्नर्ड ने हाँ में सिर हिला दिया। राहुल जानता था कि बर्नर्ड एक कैपेबल इंसान है। वो इवान का स्टेपसन था और बचपन से एस्टन फैमिली के साथ काम कर रहा था। उसकी मेमोरी शार्प थी, काम फास्ट करता था और हर टास्क परफेक्ट तरीके से करता था। इसी वजह से राहुल ने उससे चूज किया था। लेकिन एक और वजह भी थी। बर्नर्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक तेज हवा का झोंका निकला। राहुल हैरान रह गया। उसने उसकी तारीफ की और बोला कि उससे पता था बर्नर्ड कर लेगा। बर्नर्ड ऐप समझ चुका था कि उसके पास विंड मैनिपुलेशन की पावर आ गई है। सिस्टम ने उसकी डिटेल्स दिखाए, एज 27, लेवल 21, क्लासेस सर्वेंट, बिगिनर, विंड वॉकर, अफिलिएशन एस्टन काउंटी फर्स्ट गिल्ड, टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट विंड पावर, पोटेंशियल ग्रेड ए, स्टैट्स स्ट्रेंथ 17, एजिलिटी 18, स्टैमिना 24, इंटेलिजेंस 53, विल पावर 46, स्पिरिचुअल पावर 23, सेंसर्स 41, यूनिक ट्रेड्स शार्प मैनेजर, कोल्ड हेड लाइक द विंड। राहुल ने सोचा कि बर्नर्ड कुछ एरियाज में वीक है, लेकिन सपोर्ट और मैनेजमेंट में उसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। सब तैयारी हो चुकी थी। राहुल ने बर्नर्ड से कहा, रेडी हो जाओ। बर्नर्ड ने पूछा, किस लिए? राहुल ने सीधा जवाब दिया, ए फ्लैट असली काम शुरू होने वाला है। उन्होंने तुरंत निकलने का फैसला किया। उनका सीधा रुख था गॉड्स डोमेन यानी कर्स्ड फॉरेस्ट की तरफ। जंगल के अंदर गहराई में एक ओगर ने अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी राहुल की तरफ इतनी जोर से फेंकी कि जमीन तक फैट गई। राहुल आसानी से साइड हो गया और बोला कि ये क्रिएचर बहुत स्लो है। वो आगे बढ़ा अटैक करने के लिए, लेकिन उसका मुक्का लगने से पहले हाई ओगर का सर फैट गया। राहुल वापस जमीन पर आया और बोला, चुप हुए लोग अब बाहर आ जाओ। तुरंत कई ओगर्स बाहर आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये इंसान स्ट्रांग है और इसे मारना होगा। उनका लीडर आगे बढ़ा और सबको चार्ज करने का ऑर्डर दिया। सब एक साथ राहुल की तरफ दौड़। राहुल ने बस अपनी स्टांस बदली और बोला, आओ। कर्स्ड फॉरेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल ग्राइंडिंग जोन नहीं था। टेक्निकली गॉड्स डोमेन पूरी मीरा सिटी को रेफर करता था। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता तो वो हील हो जाता और अगर कोई मर भी जाता तो वो रिवाइव हो जाता। इसी वजह से ये सबसे सेफ जगह मानी जाती थी। लेकिन एक ट्विस्ट था, ये ब्लेसिंग सिर्फ मॉन्स्टर्स पर काम करती थी। मतलब मॉन्स्टर्स बार बार रिस्पॉन होते रहते थे, लेकिन ह्यूमंस ना रिवाइव हो सकते थे और ना ही मॉन्स्टर लूट जंगल के बाहर ले जा सकते थे। अगर कोई आम इंसान लूट बाहर ले जाने की कोशिश करता तो वो राख बन जाता। देवताओं की प्रॉपर्टी माना जाता था। सिर्फ प्लेयर्स सिस्टम की मदद से मॉन्स्टर ड्रॉप्स बाहर ले जा सकते थे। फिलिप ने जेक से पूछा, तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो जब हमारा यंग मास्टर खुद लड़ रहा है? टैब तक राहुल ओगर्स से लड़ रहा था।
जब सिर्फ लीडर बचा, उसने राहुल से पूछा, ये कौन सी पावर है? राहुल ने जमीन पर पड़े कई वेपन्स को हवा में उठा लिया और बोला, इस पावर की बात कर रहे हो? वेपन्स सीधा ओगर की तरफ गए और ह्यूस्टन में काट दिया। राहुल ने कहा, इससे साइकोकिनेसिस कहते हैं। जेक ने साइड से बोला, काफी कन्वीनियंट पावर है, लेकिन फिलिप ने ह्यूज डांट दिया और बोला, चुप रहो और काम करो। जेक ने थोड़ी नाराजगी से कहा कि वो इतनी दूर सिर्फ ये सब करने नहीं आया था, लेकिन उसने ये भी माना कि ट्रेनिंग काफी इफेक्टिव रही। राहुल ने सबका शुक्रिया किया और बोला कि सबकी मेहनत से हाई प्रोग्रेस हो रही है। स्किल बुक्स की वजह से सब लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। फिलिप को टैप समझ आया कि राहुल सही था। उसने याद किया कैसे उसने अपना हिट/स्किल यूज करके एक ओगा को आधा काट दिया था। राहुल ने पूछा, कैसा लगा? और बोला, इसीलिए मैंने पावर आर्मर के बजाय स्किल बुक्स खरीदी थी। फिलिप ने माना कि ये सच में अमेजिंग है। तभी सिस्टम में गिल्ड चैट विंडो ओपन हुई। फिलिप ने मैसेज देखा और तुरंत राहुल को बोला, चेक करो। लेकिन राहुल पहले हाई गस में था। उसने कहा, मैंने देख लिया, हम अभी मीरा वापस जा रहे हैं। मीरा की एक गली में एक आदमी ने राहुल के एक आदमी पर तलवार टानी और बोला, मुझे ये पहले हाई कर देना चाहिए था। उसने उससे मार दिया। दूसरा आदमी बोला कि उन्हें पहले हाई ऐसा कर लेना चाहिए था, और उसने राहुल के एक और आदमी को मार दिया। राहुल के एक आदमी ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन उससे भी मार दिया गया। अटैकर्स थे रामोन, वाइकाउंट रैंडल का बड़ा बेटा, जेरी दूसरा बेटा, और काले सबसे छोटा। एक जख्मी आदमी ने कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन रामोन ने यूज फिर से चाकू मार दिया और हंसने लगा। उसने कहा, राहुल को बोलना, जल्दी आइए, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। रामोन ने हैरानी से देखा कि लोग बार बार जिंदा हो रहे हैं और बोला कि ये अजीब है। जेरी हंसकर बोला कि राहुल के साथ भी ऐसा हाई करना चाहिए। काले ने याद दिलाया कि नोबल फैमिलीज को फ्री सिटी में एक दूसरे पर तलवार नहीं उठानी चाहिए। रामोन बोला, कोई प्रूफ नहीं होगा, हम सब माना कर देंगे। उसने कहा कि ये परफेक्ट चांस है एस्टन फैमिली को खत्म करने का। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि बोला शायद उनका ग्रेट ग्रैंडफादर उन्हें प्रेज करे। तभी रामोन का सिर फट गया। काले शौक में चिल्लाया। जब उन्होंने मुड़कर देखा, रॉल वहां खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी थी, तुमने हिम्मत कैसे की? एस्टन काउंटी पर अटैक करने की सजा सिर्फ मौत नहीं होती। तीनों भाई शौक में उससे देखते रहे। जेरी ने गुस्से में पूछा, तुम पागल हो? तुम रैंडल फैमिली के बेटे पर हाथ उठा रहे हो? काले ने पूछा, नाइट्स कहाँ हैं? तुम यहाँ कैसे आए? तब एक नाइट ने डरा हुआ जवाब दिया, ये एस्टन फैमिली की मेन फोर्स है। फिलिप और जैक ने अपने वेपन्स निकाल रखे थे और रैंडल नाइट्स को घेर लिया था। फिलिप ने रिपोर्ट दिया, जैसे आपने कहा था, हमने उन्हें सराउंड कर लिया है और यहाँ कोई सिविलियन नहीं है। बर्नार्ड और जैक चुप खड़े सब देख रहे थे। रॉल ने उनकी तारीफ की। राहुल ने अपने जख्मी लोगों को जमीन से उठाकर धीरे से हवा में ला दिया। उसने बर्नार्ड को कहा, इन्हें श्राइन ले जाओ। बर्नार्ड ने अदब से सर झुकाकर ऑर्डर मान लिया। राहुल ने अपनी इन्वेंटरी खोली और तलवार निकाली। उसने ठंडी आवाज में कहा, बाकी कचरा मैं खुद साफ करूंगा। उससे पता था कि रैंडल विस्काउंटी भी एस्टन काउंटी जैसा हाई एक वॉरियर फैमिली था। रूबन किंगडम के 5 पावरफुल वॉरियर फैमिलीज में से एक। लेकिन फर्क ये था कि रैंडल फैमिली की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं थी। पहले सिर्फ 4 वॉरियर फैमिलीज थे, लेकिन जब उनके करंट लॉर्ड वाइस हडसन डी रैंडल स्वॉर्डमास्टर लेवल तक पहुंच गए, टैब जाकर 5वां फैमिली ऐड हुआ। छोटी हिस्ट्री होने की वजह से वो हमेशा अपनी पोजीशन सिक्योर करने के तरीक ढूंढते रहते थे। स्ट्रॉन्ग नाइट्स बनाना, अचीवमेंट्स लेना और राइवल्स को कुचल देना। उनका सबसे आसान टारगेट था एस्टन काउंटी, जो सालों से स्वॉर्डमास्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाया था और धीरे धीरे वीक हो रहा था। पॉलिटिकल रिस्क भी नहीं था, क्योंकि एस्टन फैमिली पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। इसलिए दोनों फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे और ज़्यादातर रैंडल साइड हाई शुरू करता था। लोगों को यकीन था कि रैंडल हमेशा जीतेगा, क्योंकि उनके पास कई स्वॉर्डमास्टर्स थे। जेरी राहुल को घूर रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल ने हवा से तलवार कैसे निकाली। उसके पीछे एक नाइट चुपके से अपना वेपन निकलने लगा। राहुल ने तुरंत महसूस कर लिया। वो पलटकर घुमा और एक स्लैश में अस नाइट को जख्मी कर दिया। वो चीख उठा। रैंडल नाइट शॉक में जम गए। जेक ने अपनी तलवार शीत में डाली और बोला, यंग मास्टर ने कहा है वो अकेला हैंडल करेगा, सब अपने वेपन्स नीचे करो। एक रैंडल नाइट ने सोचा ये पागलपन है, लेकिन शायद उनके लिए फायदेमंद हो। काले गस्मी राहुल की तरफ दौड़ा। तुम अकेला हम सबका सामना करोगे। उसने अपनी बड़ी मेज घुमाई। राहुल ने बस कहा, ये ट्रेनिंग नहीं है। और उससे पहले कि काले अटैक करता, एक तेज स्लैश हुआ। काले बीच से टुकड़ों में कट गया। वो चीखता हुआ गिर गया। जेरी चिल्लाया, काले। उसने अपने नाइट्स पर चिल्लाकर पूछा, तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? टैब उनका लीडर आगे बढ़ा।
उसने गहरी सांस ली और तलवार निकाली। मैं इसलिए रुक रहा था क्योंकि एक 15 साल के लड़के पर अटैक करना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये बार्दाश्त के बाहर है। सिस्टम ने उसकी इन्फो दिखाए। जेरेमी, एज 37, लेवल 65, क्लास लीडर ऑफ गार्ड नाइट्स, बिगिनर स्वॉर्ड एक्सपर्ट, अफिलिएशन रैंडल विस्काउंटी, पोटेंशियल ग्रेड बी, स्टैट्स स्ट्रेंथ 66, एजिलिटी 72, स्टैमिना 68, इंटेलिजेंस 48, विल पावर 63, माना 70, सेंसर्स 55, यूनिक ट्रेड ब्रूटैलिटी रैंक सी। बाकी नाइट्स भी उसके साथ खड़े हो गए। राहुल जानता था जेरेमी रैंडल फैमिली का मैं वेपन है। उसका निकनेम रेपियर है और उसके साथ खड़े लॉग एलीट सोल्जर्स हैं। जेरेमी लेवल 65, बाकी अराउंड 60 और राहुल खुद सिर्फ लेवल 45। नॉर्मल तरीक से वो नहीं जीत सकता था। एक नाइट बोला, अभी रुक जाओ, तुमने काफ़ी कर लिया है। दूसरा बोला, ए फ्लैट तक हमने तुम्हें टॉलरेट किया, लेकिन अब नहीं। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वो सीधा एक नाइट के सामने अपीयर हो गया। नाइट शॉक में रह गया। राहुल ने उससे स्लैश किया, तलवार कास के पकड़ी और अपनी ऑरा रिलीज की। उसने बेस्ट स्ट्राइक स्किल यूज की और सीधा ब्लेड उसके पेट में घुसा दिया। वो खून बहाते हुए चीखने लगा। तभी जेरेमी अचानक राहुल के सामने आ गया और अटैक किया। राहुल ने लास्ट मोमेंट पर ब्लॉक किया, लेकिन फोर्स से पीछे धकेल दिया गया। जेरेमी ने अपने इंजर्ड नाइट से पूछा, जिंदा हो? नाइट ने कहा, हाँ। जेरेमी हैरान था, उसके 2 एलीट इतनी जल्दी गिर गए। उसने सुना था राहुल वीक है, लेकिन ये कुछ और हाई था। उसने अपना दूसरा वेपन निकला और बोला, ए फ्लैट, मैं सीरियस हो रहा हूँ। राहुल ने तलवार उठाई। आओ। उसने नोटिस किया कि जेरेमी के पास रेपियर और पैरिंग डैगर दोनों हैं। वो समझ गया, ये रैंडल फैमिली का टेक्निक शूटिंग स्टार हो सकता है। जेरेमी मुस्कुरे, हिम्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरा भी हर जख्म हील हो जाता है, तुम अकेला सबका सामना नहीं कर सकते। राहुल ने सीधा जवाब दिया, कंफ्यूज्ड तुम हो। उसने कहा, तुम और तुम्हारे नाइट्स यहाँ आने के बाद एक बार भी ट्रेन नहीं किए, है ना? जेरेमी चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? राहुल ने कहा, तुम्हारे लोगों को देखकर। उनके जख्म हील हो गए, लेकिन डर नहीं गया। वो मरने के आदत में नहीं है। जेरेमी सीरियस हो गया। उससे समझ आ गया, राहुल सिर्फ लड़ता नहीं, वो लोगों को समझता भी है। उसने एक नाइट को बोला, पीछे से कवर करे। फिर वो तेज स्पीड से आगे बढ़ा और अटैक किया। राहुल ने स्वॉर्ड से डिफेंड किया, लेकिन जेरेमी और उसका पार्टनर लगातार अटैक्स करते रहे। चेहरे, हाथ, हर जगह कट्स लगने लगे। टैब एक नाइट को ओपनिंग दिखी और वो भी आगे बढ़ा। जेरेमी चिल्लाया, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल ने एक स्विंग में उस नाइट को टुकड़ों में काट दिया। जेरेमी ने यूज बेवकूफ़ कहा, लेकिन अब वक्त नहीं था। उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की, रैंडल स्वॉर्ड विजन, और फिर यूज किया शूटिंग स्टार टेक्निक। राहुल एक पल के लिए सरप्राइज हुआ। फिर उसने तलवार उठाई और डिफेंसिव स्टांस लिया। आओ। जेरेमी ने लगातार फास्ट स्ट्राइक्स किए। शूटिंग स्टार एक ऐसी टेक्निक थी जो 1-on-1 फाइट्स में डोमिनेट करती थी। राहुल धीरे धीरे पीछे धकेल रहा था। इवन विद हिज एबिलिटीज, उससे प्रेशर महसूस हो रहा था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि पहले वो इतना डोमिनेट कैसे कर रहा था, और अब साइकोकिनेसिस होने के बावजूद वो मुश्किल से जेरेमी के साथ पेस बना पा रहा है। वो आगे बढ़ा, जेरेमी को पीछे धकेलने के लिए। उसकी नज़र सीधा उस पर टिकी हुई थी। उस नज़र ने जेरेमी को इरिटेट कर दिया। जेरेमी चिल्लाया, ऐसे क्या देख रहे हो? राहुल ने बस एक शब्द कहा, 100%। जेरेमी कंफ्यूज हो गया, इसका क्या मतलब है? उसके रिएक्ट करने से पहले हाई राहुल ने तलवार सीधा आगे घुमा दी। जेरेमी के दोनों वेपन्स हवा में उछल गए। जेरेमी तुरंत ऊपर देखने लगा, उन्हें ट्रैक करने के लिए। उसी पल सिस्टम विंडो सामने आया। ओपोनेंट स्किल एनालिसिस 100% कंप्लीट। कॉपीकैट रेडी। एक नया प्रॉम्प्ट आया, एग्जैक्ट मूवमेंट रिप्रोड्यूस करो और स्किल को डेक में एंग्रेव करो। जेरेमी के वेपन्स अभी हवा में गिर रहे थे, लेकिन राहुल ने उन्हें साइकोकिनेसिस से रोक लिया। वेपन्स हवा में रुक गए, फिर सीधा उसके हाथ में आ गए। सिस्टम ने सिग्नल दिया, कॉपीकैट एक्टिवेट करो। स्किल रैंडल स्वॉर्ड टेक्निक शूटिंग स्टार ग्रेड बी। राहुल ने बिना डिले किए स्किल एक्टिवेट की। उसने वेपन्स जेरेमी की तरफ पॉइंट किए और शूटिंग स्टार उसके ओरिजिनल यूजर पर हाई वापस चला दिया। जेरेमी शॉक में चिल्लाया, ये कैसे? तुम शूटिंग स्टार इतना परफेक्ट कैसे यूज कर रहे हो? वो अपने हाथों से बैठने की कोशिश करते हुए बोला, किसने तुम्हें ये टेक्निक सिखाए? राहुल ने अटैक्स कंटिन्यू रखे। फिर अचानक वो जेरेमी के नीचे अपीयर हुआ और बोला, मैंने तुमसे हाई सीखा है। जेरेमी कुछ समझ हाई नहीं पाया। टैब तक राहुल ने उसके साइड में तलवार घुसा दी और निकाल ली। जेरेमी घुटनों पर गिर गया। सिस्टम ने नया रिवॉर्ड दिखाया, रैंडल स्वॉर्ड स्किल शूटिंग स्टार मास्टरी अपग्रेडेड टू इंटरमीडिएट लेवल 1। स्किल ऐप परमानेंटली उसके डेक में एंग्रेव हो चुकी थी।
एक और मैसेज आया, अगर फ्रीली यूज करना है तो इसे स्किल डेक स्लॉट में इक्विप करो। राहुल ने जेरेमी की तरफ देखा। फाइट खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा कॉपीकैट पावरफुल है लेकिन ईजी नहीं। एक टाइम पर सिर्फ एक हाई स्किल कॉपी होती है और जब तक एनालिसिस चल रहा हो ओपोनेंट से नज़र हटा नहीं सकते। एक पल के लिए भी आंख झपकना और पूरा प्रोसेस रीसेट। इसलिए वो जेरेमी के अटैक से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा। और सबसे ज़रूरी बात, स्किल चुराना सिर्फ 1-on-1 फाइट में पॉसिबल है। उसने अपना स्किल विंडो खोला। उसके पास अब ये स्किल्स थे। एस्टन विजन स्वॉर्ड स्किल बेयर क्रश ग्रेड A+ इंटरमीडिएट लेवल 2, साइकोकिनेसिस ग्रेड S इंटरमीडिएट लेवल 2, माइंड स्किल ग्रेड A इंटरमीडिएट लेवल 1, कॉपीकैट ग्रेड S बिगिनर लेवल 6, बेसिक मेडिटेशन ग्रेड A बिगिनर लेवल 8। उसने एक टिकट उठाया, B ग्रेड स्किल बुक ड्रॉ टिकट। उससे याद आया कि टूर्नामेंट रिवॉर्ड थोड़ा बेकार लगा था, जैसे कुछ खास मिला ही नहीं। इस बार उसने सोचा कुछ बहुत अमेजिंग नहीं, बस डिसेंट मिल जाए। उसने टिकट तोड़ दिया। एक ब्राइट लाइट निकली। सिस्टम ने रिवॉर्ड कंफर्म किया, रिवेरा स्पीयरमैनशिप ग्रेड B। राहुल खुशी से चलेगा। स्पीयरमैनशिप उससे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैपिटल के लिए चाहिए थी। उसने सोचा उसकी लक अभी भी साथ है। फिर उससे याद आया अभी एक और इम्पॉर्टेंट काम बाकी है। मीरा में एक काम जो पूरा करने में 1 महीना लगेगा। उसने डिसाइड किया वो इसे कंप्लीट करेगा। एक हाफ बाद वो जंगल के अंदर था। उसने अपनी तलवार से एक ओगा को मारा। सिस्टम विंडो आया, लेवल अप 51, साथ हाई एक और मैसेज, प्रमोशन अवेलेबल। उसके करंट जॉब्स थे स्वॉर्ड यूजर, बिगिनर साइकोकिनेटिक। उसकी स्किल्स जैसे एस्टन स्वॉर्ड्समैनशिप, रैंडल स्वॉर्ड्समैनशिप और साइकोकिनेसिस सब मिड लेवल तक पहुंच चुकी थी। सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी थी। उसका जॉब अपग्रेड हुआ, स्वॉर्ड यूजर स्वॉर्ड एक्सपर्ट, बिगिनर साइकोकिनेटिक इंटरमीडिएट साइकोकिनेटिक। फिलिप हैरान रह गया। 15 साल की उम्र में स्वॉर्ड एक्सपर्ट, अनबिलीवेबल। जेक बोला, ये सच में इंसेन है। राहुल ने हाथ उठाया। जमीन पर पड़े पत्थर हवा में उड़ गए। उसने हाथ आगे बढ़ाया, गो। पत्थर तेज स्पीड से आगे गए और एक बड़े पद से टकराकर यूज तोड़ दिया। फिर उसने तलवार निकाली, डैश किया और बेस्ट स्ट्राइक यूज किया। जमीन फैट गई, हर तरफ क्रैक्स फैल गए। राहुल ने पूछा, रिजल्ट ऐसा हाई होना चाहिए था। फिलिप ने कहा, बिल्कुल, ये हाई एक्सपेक्टेड है आपसे। जेक मजाक में बोला, A-2 आप सब कुछ अकेला हैंडल कर सकते हो ना। फिर उसने बोला, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिलिप ने तुरंत उसका कान पकड़ लिया। ब्रेक? अगर राहुल के लेवल तक पहुंचना है तो कितनी नींद चाहिए तुम्हें? जेक चिल्लाया, मजाक था। वो हंसा और बोला, मैं बस कह रहा था थोड़ा स्लो हो सकते हैं। फिलिप ने कहा, बस बोल मी हाई एक्सपर्ट हो तुम। जेक ऑकवर्डली हंसने लगा। राहुल ने दोनों को रोका और बोला, जोक हो या नहीं, अभी ब्रेक का प्लान नहीं है। फिलिप ने पूछा, A-फ्लैट क्या करें? जेक बोला, फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, काउंट मेलवन खुश हो जाएंगे। राहुल ने माना कर दिया, मैं खुद बाद में बताऊंगा, अभी सब कुछ सीक्रेट रखो। दोनों ने हामी से हिला दिया। राहुल जानता था उसने काफ़ी मॉन्स्टर्स हंट कर लिए हैं और काफ़ी लेवल गेन कर लिया है, लेकिन असली गेम अभी बाकी था।